सुप्रभात बच्चों। बनारस कविता का ये अंतिम काव्यांश, इस काव्यांश के साथ समापन हो जाएगा कविता का, और फिर हम थोड़े प्रश्नोत्तर विवेचना आज के इस वीडियो में कर लेंगे। तो ये काव्यांश यहाँ से है। हाँ, इससे पहले आपको पढ़ा दिया गया था। अब यहाँ से शुरू होती है कविता। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, यानी बिना किसी सहारे के खड़ा है। जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठते हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो इस अंतिम काव्यांश में आप देख रहे हैं कि ना कह के एक बगुले का ही संदर्भ लिया गया है। अलक्षित का मतलब है अज्ञात या ना दिखने वाला। तो यहाँ कवि कह रहा है जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। कवि बनारस के बारे में बताते हुए कहता है कि यह शहर बिना किसी खंबे के सहारे, स्तंभ बोलते हैं खंबे को, पिलर को, बिना किसी पिलर के सहारे खड़ा है। मान्यता यह है कि बनारस शहर शिवजी के त्रिशूल पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी के त्रिशूल के ऊपर बनारस टिका हुआ है। कभी तो ऐसा भी लगता है कि यह शहर खड़ा ही नहीं है। जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। अर्थात शहर में जो भी आता है अपनी आस्था एवं निष्ठा से बंधा हुआ आता है। उसकी आस्था ही उसका संबल बनती है, उसका सहारा बनती है। आस्था और निष्ठा तो ये दो चीज हैं जो जिनके ऊपर पूरा शहर एक हिसाब से टिका हुआ है। तो कोई अलग से स्तंभ नहीं है, आस्था और निष्ठा पर यह शहर टिका हुआ है। किस चीज की आस्था है? कि शिव के त्रिशूल पे टिका हुआ है। उसकी आस्था ही उसका संबल बनती है। तो पिलर नहीं बल्कि आस्था ही उसके लिए एक सहारा है जिसके ऊपर वो टिका हुआ है। इस शहर में परंपराओं का निर्वाह होता दिखता है। परंपराएं जो हैं वो रुकी नहीं है बल्कि सतत चल रही हैं। किसी ने उनको रोकने का प्रयास भी नहीं किया। जो ट्रेडिशन है उनमें बंधा हुआ है ये शहर। यहाँ कई तरह के दृश्य दिख जाते हैं। कहीं तो चिताग्नि से उठती लपटें हैं। राख और रोशनी के ऊंचे स्तंभ, यहाँ पे किसकी ओर संकेत किया गया है? जलती चिता और बुझी हुई चिता की तरफ। कहीं तो चिताग्नि से उठती लपटें हैं, कहीं शांत चिता की राख रखी है, कहीं हवन का सुगंधित धुआं वातावरण को सुगंधित करता है, तो कहीं रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ इसको प्रज्वलित करते हुए दिखते हैं। दहकती आग की लपटें तथा प्रार्थना के लिए उठे हुए हाथ इस शहर को संभाले हुए हैं। यानी आस्था और निष्ठा, ये दो चीज हैं। धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ इसको संभाले हुए हैं। आग के और पानी के स्तंभ इसको संभाले हुए हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गंगा जी की वजह से, राख बहुत ज्यादा क्योंकि यहाँ पे लोग अपना अंतिम संस्कार करवाते हैं ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। राख पड़ी हुई है तो वो चिताओं की लाश, जो लाश जलाई गई है उनकी चिताओं की राख है। धुआं, हवन का धुआं, खुशबू, हवन में जो सामग्री डाली जाती है, अर्घ्य डाला जाता है, उससे उठने वाली खुशबू, आदमी के उठे हाथों के स्तंभ और मनुष्य के हाथों की महिमा या मेहनत। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में, ये पूरा शहर गंगा जल में जैसे कोई बगुला खड़ा हुआ होता है एक टांग पर और ध्यान मग्न होता है, ठीक वैसे ही इस शहर के वासी या पूरा का पूरा शहर कह लीजिए, गंगा जी के बीच में खड़ा होकर के अपने उठे हुए हाथों से प्रार्थना करता है
अलक्षित सूर्य, सूर्य की प्रार्थना करता है। अलक्षित का मतलब अज्ञात। ये उठे हुए हाथ किसी अज्ञात सूर्य को जल का अर्घ्य देते हुए दिखाई देते हैं। शताब्दियों से गंगा के जल में एक पैर पर खड़े होकर जल दान करने वाले श्रद्धालु की दूसरी टांग जैसे उसकी गतिविधियों से बेखबर रहती है। तो जो श्रद्धालु आते हैं गंगा जल में खड़े होकर के सूर्य को जल अर्पित करते हैं और उनकी जो भंगिमा है वो क्या है, एक टांग पे खड़े होकर जल अर्पित करने की, अर्घ्य देने की। ठीक उसी प्रकार शहर का एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी लोग अपने आप में ही लीन होकर के अपने कामों में लगे हुए हैं। अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कहने का मतलब है कि लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी को किसी के कार्य में हस्तक्षेप करने का अवकाश भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में कोई शहर केवल श्रद्धा या भौतिकता में लीन रहकर नहीं बच सकता। बनारस श्रद्धा और भौतिकता, प्राचीनता और नवीनता का सुंदर एक कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं कि उसमें परंपराओं को भी संभाला गया है और साथ ही साथ उसमें जो नवीनता है, भौतिकता है, उसको भी स्वीकार किया गया है। तो बच्चों ये कविता इस तरह से पूरी हो जाती है और अब थोड़े इनके हम प्रश्न उत्तर पे ध्यान देंगे। एक कविता और दिशा है, तो चलो आज साथ साथ कविता को भी ले लेते हैं, प्रश्न उत्तर फिर एक साथ कर लेते हैं इसके। दिशा छोटी ही कविता, दिशा कविता को देख लीजिए। दिशा। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। तो छोटे बच्चे से प्रश्न करता है कवि, हिमालय बताओ किधर है? तो बच्चा बाल स्वाभाविक, बाल सुलभ उत्तर देता है, उधर है हिमालय जिधर मेरी पतंग उड़ के जा रही है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो मैंने अध्ययन किया, पढ़ाई की, किताबों में पढ़ा कि हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, लेकिन आज उस बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि हिमालय जो है वो उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। यानी जो बचपन है, बचपन हर चीज की व्याख्या अपने तरीके से कर लेता है। तो संदर्भ क्या हो गया कि प्रस्तुत काव्यांश या कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 में संकलित है और इसके कवि जो हैं वो केदारनाथ सिंह है। ठीक है, उसके बाद प्रसंग इसका क्या बनता है, इस काव्यांश में विद्यालय के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से दिशा संबंध में एक प्रश्न पूछा गया कवि के द्वारा कि हिमालय किधर है। तो उस बच्चे ने जो उत्तर दिया वो उत्तर ही पूरी कविता में दिखाई देता है, यानी उस उत्तर से ही पूरी कविता उपजी है, बनी हुई है। प्रश्न के उत्तर में कवि को बाल मनोविज्ञान का यथार्थ रूप तो दिखता ही है, साथ ही उसे स्वयं अपनी शंकाओं का भी समाधान मिल जाता है। तो व्याख्या भाग में चलेंगे। कवि ने स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से हिमालय की दिशा के विषय में पूछा। बच्चे को हिमालय या उसकी दिशा का ज्ञान नहीं था, वह पतंग उड़ाने में लीन था। उसे क्या पता हिमालय किधर है, बस सवाल पूछा गया तो उसने सुन तो लिया सवाल, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान पतंग के उड़ने की दिशा एवं आसमान की ऊंचाइयों की ओर था। अपने ध्यान में लीन बच्चा अपने भोलेपन के साथ बाल सुलभ जो उत्तर था उसको उसने दिया। पतंग के उड़ने की दिशा की ओर संकेत करता हुआ कवि को बताता है कि उधर उधर यानी उधर है हिमालय जिधर मेरी पतंग जा रही है। पतंग की दिशा में ही वो हिमालय की दिशा को बताता है। बच्चे के स्वाभाविक उत्तर ने कवि को यथार्थ के विस्तार की प्रक्रिया को समझा दिया कि यथार्थ जो है वो कहता है कि हिमालय की एक निश्चित दिशा है, लेकिन बचपन जो कहता है वो कहता है कि हिमालय किधर भी हो सकता है, हिमालय उधर ही होगा जहां मेरी पतंग जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ अलग अलग होता है। बच्चे का यथार्थ उसके बाल मनोविज्ञान के माध्यम से संचालित होता है और बड़ों का जो है वो ज्ञान के हिसाब से। कवि बच्चे के इस उत्तर को स्वीकार कर लेता है। कवि यह कह रहा है कि हिमालय की निश्चित की गई दिशा से बिल्कुल भिन्न दिशा का ज्ञान कवि को पहली बार बच्चे के द्वारा हुआ। यानी उसको कवि को क्या था ज्ञान कि हिमालय की दिशा निश्चित है, लेकिन आज बच्चे ने उसको ज्ञान दे दिया कि हिमालय की दिशा कहीं भी हो सकती है। कवि यह बताना चाहता है कि बच्चे के लिए हिमालय की दिशा से महत्वपूर्ण है उसकी उड़ती हुई पतंग
क्योंकि वो अपने बचपन में है। उसके सामने हिमालय की दिशा का कोई महत्व नहीं था। बच्चे को यथार्थ अपने ढंग से देखते हैं, अर्थात कवि मानता है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच है और उत्तर उसकी सोच से निकलता है। तो यहाँ बच्चे ने अपना जो उत्तर दिया वो अपने तरीके से दिया। हर आदमी की व्याख्या एक ही बिंदु पर अलग अलग हो सकती है। तो बच्चों, भाषा की बात करें तो बड़ी सरल भाषा है, बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है और कविता जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अतुकांत है और इसमें दृश्य बिंब है, उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा अनुप्रास अलंकार भी है। और पतंग भागी जा रही है में आप देख रहे हैं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। शांत रस और प्रसाद गुण इस कविता में है। तो बच्चों, आज इतना ही। शेष आपको अगले वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर भेजे जाएंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।